हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था अपना टॉपिक अबाउट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। अगर आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है उसमें। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट को किस किस तरीके से डिस्चार्ज किया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को तीन तरीके से डिस्चार्ज किया जा सकता है। देयर आर थ्री वेज टू डिस्चार्ज एनी कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन से वो तीन तरीके हैं? या तो उसे परफॉर्म करके, कॉन्ट्रैक्ट का अगर परफॉर्मेंस कर दिया जाए इट मीन्स वो डिस्चार्ज हो गया। या फिर ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी हो गई हो कि अब उस कार्य को किया ही नहीं जा सकता, तो मान लिया जाएगा कि वो डिस्चार्ज हो गया है। या म्यूचुअल कंसेंट, पार्टीज आपस में म्यूचुअल कंसेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे या नोवेट कर दे, बदल दे, या फिर कोई और अदरवाइज। पहला क्या है? बाय परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट को जिस बारे में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसे कंप्लीट अगर कर दिया गया है इट मीन्स दैट इज डिस्चार्ज। उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। तो ये जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये दिया गया है सेक्शन 39 से लेकर के सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बताता है किन किन तरीके से कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, किन किन तरीके से कौन कौन से व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। ये सारे वेज बताया है सेक्शन 39 से लेके 55 तक। सेकेंड है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ऐसी कोई इम्पॉसिबिलिटी हो गई हो कि काम अब हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल हो गया हो, ऐसी इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई हो जिससे वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ये दिया है सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपस में पार्टीज जो है वो म्यूचुअली कंसेंट, आपस में सहमति से कॉन्ट्रैक्ट को या तो कैंसिल कर देती हैं। पार्टी आपसी सहमति से कहती है कि अब हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करेंगे, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या उन्हें जो भी ठीक समझ में आता है उस तरीके से वो कैंसिल कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को, या नोवेट कर रही है कॉन्ट्रैक्ट को। मीन्स अगर उस हो सकता है उनका टॉपिक जो है वो बदल गया हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट का तरीका बदल रहे हो, तो वो नोवेट कर रही हो कॉन्ट्रैक्ट को, बदल रही हो कॉन्ट्रैक्ट को, या कैंसिल कर रही हो कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये दिया है सेक्शन 62 से 67 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। लेकिन हाँ, पार्टी म्यूचुअल कंसेंट से कर रही है ये कैंसिल या नोवेशन, या कोई अदरवाइज जैसे कि डेथ हो गया हो किसी का, इंसॉल्वेंसी हो गई हो, बैंकरप्सी हो गई हो, टाइम लैप्स हो गया हो, ब्रीच किया है किसी एक पार्टी ने, तो इन इन तरीके से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो सकता है। आज के लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, जो कि सेक्शन 39 से लेके 55 तक है। तो सेक्शन 37 अगर हम लोग पहले देखें ये क्या कहता है बात, क्योंकि सेक्शन 36 तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ के रखा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कंटिंजेंसी के बाद अब सेक्शन 37 से स्टार्ट हो रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक। सेक्शन 37 says obligation of parties to contracts. The parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises unless such performance is dispensed with or excused under the provision of this act or of any other law. Promises bind the representatives of the promiser in case of death of such promiser before the performance unless contrary intention appears from the contract. It means अगर जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है वो किसके ऊपर ऑब्लाइज होता है, वो पार्टीज ऑब्लाइज होती है उसे परफॉर्म करने के लिए। ये तो आपको पता ही है, जो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की रहेंगी उन्हें ही परफॉर्म करना रहता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगी या तो पार्टीज जो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर पार्टीज किसी भी तरीके से अवेलेबल नहीं है
तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। अब इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे। ये कहता है ए प्रोमिसेस टू डिलीवर अ गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे ऑन पेमेंट ऑफ ₹1000। ए जो है वो प्रॉमिस करता है बी से कि हम आपको कुछ सामान जो है, कुछ गुड्स जो है वो डिलीवर करेंगे। एक स्पेसिफाइड डेट बताता है और कहता है कि इतने पेमेंट, ₹1000 के पेमेंट पर कुछ गुड्स को डिलीवर करना है। लेकिन गुड्स को डिलीवर करने से पहले ही वो जो ए है वो क्या हो जाता है भाई, ये प्राण त्याग देते हैं अपना, ये मर जाते हैं। एज रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स टू बी। अब जब ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, इस ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, अब ये मर गए। जब ए मर गया तो कौन बाउंड हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए? जो भी ए का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बाउंड हो जाएगा कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड बी इज बाउंड टू पे ₹1000 टू एज रिप्रेजेंटेटिव। और बी को उसके बदले में जो भी कंसिडरेशन था, जैसे यहाँ पे ₹1000 का कंसिडरेशन था, तो बी को उसके रिप्रेजेंटेटिव को देना ही पड़ेगा। तो अगर ए, पहले तो पार्टीज परफॉर्म करेंगी कॉन्ट्रैक्ट, ये तो हमें पता है। अगर पार्टीज अवेलेबल नहीं है, उनकी डेथ हो जाती है पार्टी की, अगर पार्टी की डेथ हो जाती है तो जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे और कंसिडरेशन जो भी होगा उसे उसकी पार्टी को देना पड़ेगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसे देना पड़ेगा। यहाँ पे बी कह रहा है, इसका इलस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखिएगा। ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी बाय अ सर्टेन डे। ए कहता है कि मैं एक पिक्चर जो है वो पेंट करूंगा बी के लिए इस दिन एक पिक्चर पेंट करूंगा बी के लिए एट अ सर्टेन प्राइस। प्राइस भी फिक्स हो गया, डेट भी फिक्स हो गया। ए ने बोल दिया कि हाँ मैं पिक्चर पेंट करूंगा तुम्हारे लिए। अब ए जो है उस दिन से पहले ही मर जाता है, खत्म हो जाता है। अब द कॉन्ट्रैक्ट कांट बी इन्फोर्स्ड आइदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बी। एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जा सकता ए के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा भी। क्यों? क्योंकि वो जो ए का पेंटिंग बनाने का स्किल है वो तो केवल ए के पास था, जो कि ए के साथ चला गया। ए मर गया तो उसकी स्किल भी खत्म हो गई। वो तो कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पे ये जो इमेज है, इनके पास ये स्किल थी कि ये पेंटिंग कर सकते थे। अगर ये खत्म हो जाते हैं, ये मर जाते हैं, तो क्या इनकी स्किल किसी में आ सकती है? ये तो स्किल तो कभी किसी में नहीं आ सकती। स्किल तो इन्हीं के पास थी जो कि चली गई इनके साथ। तो अगर कोई भी स्किल रिलेटेड, स्किल का रिक्वायरमेंट होगी, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में स्किल रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, स्किल का परफॉर्मेंस से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। जिस तरीके से यहाँ पे इनकी जो स्किल है पेंटिंग करने की, इसे किसी इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जब वो परफॉर्म नहीं कर सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी परफॉर्म नहीं हो सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा उसी समय। लेकिन अगर स्किल का मामला नहीं है भाई, कोई गुड्स पहुंचाने का मामला है जो कोई भी कर सकता है, तो इन केसेस में रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परफॉर्मेंस कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट का, अदरवाइज नहीं, नहीं कर सकते इन केस ऑफ स्किल। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म। कौन परफॉर्म कर सकता है? या तो पार्टीज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म, या तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब कोई भी वहां पे स्किल रिलेटेड परफॉर्मेंस ना हो तब। अगर स्किल रिलेटेड परफॉर्मेंस है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म नहीं कर सकते, पार्टी को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके बाद ये केस है बसंती बाई वर्सेस श्री प्रफुल्ल कुमार रौत्राई का केस है। इस केस में कतक हाई कोर्ट ने कहा था, इफ पर्सन डाइज विदाउट लिविंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, the person who acquires the interest in the contract subject matter would be liable to perform the promise। अब
जब वो व्यक्ति की डेथ हो जा रही है और उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज सच अपॉइंटेड नहीं है उसके द्वारा, तो जो भी व्यक्ति को जिस भी व्यक्ति को उसके कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट मिल रहा है, अब जैसे कि ये ए है, ए की अगर डेथ हो जाती है तो उसका जो घर है इससे रिलेटेड कोई परफॉर्मेंस था कॉन्ट्रैक्ट का, मान लेते हैं। तो जब वो डेथ हो जाती है तो उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं बचता, लेकिन किसी न किसी को तो उसका ये घर जाएगा ही जाएगा, किसी न किसी को उसका घर ये जाएगा। अब जिसका भी इंटरेस्ट अराइज हो रहा है इस घर में, उसे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा, उसे ही इस प्रॉमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा जो कि ए ने कर रखा था। बस यही बात इस केस में कहा गया था। नेक्स्ट है सेक्शन 38, कहता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये कह रहा है कि आपको ये पता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो पर्सन होते हैं, एक प्रॉमिसर होता है और दूसरा प्रॉमिसी होता है। प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, यहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं। अब एक केस हम आपको रखते हैं सामने, उसके बाद इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉमिसर है और एक प्रॉमिसी है। यहाँ पे प्रॉमिसर जो है, यहाँ पे जो प्रॉमिसर है वो एक ऑफर देता है प्रॉमिसी को, एक ऑफर देता है प्रॉमिसी को कि आप मेरे घर पे, आप कल मेरे घर पे क्या 1 किलो चीनी पहुंचा दिया करेंगे, आप कल से मेरे घर पे 1 किलो चीनी पहुंचा दिया करेंगे। ये ऑफर देता है प्रॉमिसर प्रॉमिसी को। जो प्रॉमिसर प्रॉमिसी आपस में इन ये जो ऑफर दिया इन इन लोगों ने एक दूसरे को, इसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंचा देंगे। हाँ, इस टाइम पे टाइम फिक्स हो जाता है, डेट फिक्स हो जाता है, सब कुछ पैसे वगैरह प्रॉपरली फिक्स हो जाते हैं दोनों के बीच में। अब जब ये पहुंचाने आता है अगले दिन सुबह, जब जो प्रॉमिसर है वो उसके कहने पर प्रॉमिसी पहुंचाने आता है सुबह, या दोनों में से कोई भी, प्रॉमिसर या प्रॉमिसी में से एक को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रॉमिसर प्रॉमिसी के बात में। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मेरे घर पे कल ला करके, कल से 1 किलो चीनी पहुंचा दिया करेंगे सुबह 8 बजे। बी मान लेता है बात, कहता है ठीक है बिल्कुल हम लेके आएंगे, आपके घर पे पहुंचा दिया करेंगे। बी लेके आता है अगले दिन सुबह सुबह कि भाई दरवाजा खोलिए, हम 1 किलो चीनी लेके आए हैं। ए जाग रहा होता है, उसके बाद भी दरवाजा नहीं खोलता। ए जग रहा होता है, उसे सब कुछ पता होता है, उसके बाद भी बी दरवाजे पे खटखटाता रहता है कि दरवाजा खोलो भाई, हम आपका सामान लेके आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आपने जो भी ऑफर दिया था उसे हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आप दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा ही नहीं खोलता। एक दिन निकल जाता है, दूसरे दिन फिर आता है सुबह 8 बजे वो लेकर के, लेकिन फिर वो ए दरवाजा नहीं खोलता है। तो यही बात यहाँ पे बस कह रहा है ये 38, कहता है वियर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। किसने कहा? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कौन कर रहा है बार बार यहाँ पे? ये जो चीनी पहुंचाने आया है 1 किलो, ये जो चीनी पहुंचाने आया है उसके घर पर सुबह 8 बजे, तो ये क्या है? उसका ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है। अब वो तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करना चाह रहा है टू द प्रोमिसी, लेकिन ये जो जो सेकेंड पर्सन है, जो ए है, वो नहीं कर रहा है, वो नॉन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके नॉन परफॉर्म करने से, एक जो पर्सन है इसके नॉन परफॉर्म करने से, जो दूसरा है वो जो व्यक्ति परफॉर्म करना चाह रहा है, उसका कोई भी राइट और लाइबिलिटी, जो राइट्स है और लाइबिलिटीज है वो लूज नहीं करेगा, वो लूज नहीं करेगा। इसमें जो व्यक्ति परफॉर्म करना चाह रहा है उसका कोई भी राइट का हनन नहीं होगा। उल्टा वो ये क्लेम कर सकता है कि भाई हम आपको लेकर के सुबह सुबह आपके लिए लेकर के आते हैं 1 किलो चीनी 8 बजे और आप दरवाजा नहीं खोलते, उसकी वजह से मेरा जो भी नुकसान होता है वो आप हमें पैसे दीजिए। उल्टा वो ये भी क्लेम कर सकता है। तो यही राइट दे रहा है सेक्शन 38
कि उसका कोई भी राइट, जो भी व्यक्ति परफॉर्म करना चाह रहा है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करना चाह रहा है और सामने वाला उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नॉन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से जो परफॉर्म करना चाह रहा है उसकी कोई भी राइट्स का हनन नहीं होगा, उसका कोई भी राइट लूज नहीं करेगा वो अपना। उल्टा वो और क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए। बस यही कहा है सेक्शन 38। फिर कह रहा है इट मस्ट बी अनकंडीशनल। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जो जाता है, जो ऑफर दिया जाता है, वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए, कोई भी कंडीशन उस पर नहीं लगा होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम और प्लेस। जैसे कि इसमें 8 बजे सुबह और उसके घर पे लाना, ये क्या है, प्रॉपर टाइम स्पेसिफाइड है और प्लेस भी स्पेसिफाइड है, क्लियर होना चाहिए टाइम और प्लेस के बारे में। अनकंडीशनल होना चाहिए, टाइम और प्लेस क्लियर होना चाहिए। थर्ड कह रहा है इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू द डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी। कोई भी चीज है, इस तरह का ऑफर है कि वो डिलीवर करना है प्रोमिसी को कुछ भी, द प्रोमिसी मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड टू द बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर। मतलब उसके पास इतना समय होना चाहिए कि वो देख सके, उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जो भी ऑफर दिया गया है उसको देखना समझना, उसके बारे में रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ सीइंग होना चाहिए। उसमें केस है, स्टार्टअप वर्सेस मैकडोनल्ड्स का केस है, जो कि द प्लेंटिफ अग्रीड विद डिफेंडेंट टू डिलीवर ऑयल विद इन लास्ट 14 डेज ऑफ मार्च। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि तुम मुझे 14 दिन का समय है, 14 डेज का समय है, उस 14 डेज में, मार्च का 14 डेज में तुम हमें ला करके ऑयल पहुंचाओगे। 14 डेज के भीतर तुम हमें मेरे घर पे ला करके ऑयल पहुंचाओगे। द प्लेंटेड डिलीवर इट ऑन द लास्ट डे ऑफ 14th मार्च एट 9 PM। अब जो प्लेंटिफ है वो डिलीवरी तो करता है ला करके ऑयल का, लेकिन कब करता है, जो लास्ट दिन होता है ना, 14 मार्च का लास्ट दिन, 14th डे, 14th मार्च का रात को 9 बजे। मतलब 1 मार्च को अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है दोनों के बीच में और टाइम पीरियड दिया है 14 मार्च तक का, 14 मार्च तक का टाइम पीरियड दिया गया है, तो ये ला करके 14 मार्च के 9 बजे, 9 PM को रात में ला करके ऑयल पहुंचाता है उसके घर पे। तो जो डिफेंडेंट होता है वो कहता है कि भाई अब हम नहीं लेंगे तुम्हारा ऑयल, तुमने बहुत लेट कर दिया, तुमसे कहा गया था कि 1 से लेकर के 14 के बीच में पहुंचाना है और तुम ला रहे हो सीधे 14 के, वो भी रात को 9 बजे। अब हम नहीं लेने वाले, बहुत हो गया समय। लेकिन क्या कहा गया इस कॉन्ट्रैक्ट को, हेल्ड दैट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस दो रीजनेबली डिलीवरी वाज लेट। इसे गुड परफॉर्मेंस ही माना गया, इसे गुड परफॉर्मेंस माना गया, भले ही उसकी डिलीवरी थोड़ी लेट थी। क्यों? क्योंकि जो डेट था वो क्या था, 14 मार्च तक का। अब वो भले ही रात के 11 बज के 59 मिनट पे भी, अगर 11 बज के 59 PM पर भी लाके पहुंचाता है, तो भी वो क्या माना जाएगा, उसे माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस हुआ, रीजनेबल टाइम में हुआ। क्योंकि टाइम पीरियड कब तक का था, 14 तक का। तो 14 के रात का 11 बज के 59 PM जो भी है समय, उस समय भी पहुंचाया जा सकता है। तो वो जब 9 बजे ही रात के पहुंचा दिया, तो इसको माना गया कि परफॉर्मेंस किया गया, भले ही वो लेट किया गया था, भले ही वो 1 को नहीं पहुंचाया, 2 को नहीं पहुंचाया, 3 को नहीं पहुंचाया, 5 को, 10 को नहीं पहुंचाया, वो सीधे 14 को ही पहुंचा रहा है, लेकिन रात को 9 बजे पहुंचा दे रहा है, रात को 12 बजे से पहले पहुंचा दे रहा है, तो उसे माना गया कि ये गुड परफॉर्मेंस है। मतलब विद इन रीजनेबल टाइम, प्रॉपर टाइम के भीतर किया गया, परफॉर्म किया गया कॉन्ट्रैक्ट को। तो बस यही कह रहा था सेक्शन 38। इसके बाद सेक्शन 39 पे हम लोग देखेंगे। सो सेक्शन 39 सेज इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। When a party to a contract had refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirely, the promisee may put an end to the contract unless he had signified by word or conduct his acquiescence
इन इट्स कंटिन्यूएंस। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है, अगर कोई दो पार्टीज जो हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, दो पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, लेकिन उसमें से कोई जो एक पार्टी है, व्हेन अ पार्टी टू वो कॉन्ट्रैक्ट हैड रिफ्यूज टू परफॉर्म, या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से प्रॉपरली, उसमें से जो एक पार्टी है वो जो जैसे कि ये ए है और ये बी है, ये दोनों पार्टीज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं बहुत अच्छे तरीके से सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हुए, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो जो एक पार्टी है, मान लेते हैं यहाँ पे ए, वो किसी भी तरीके से या तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करती, ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करता, रिफ्यूज कर देता है, या तो उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाता है पूरी प्रॉपरली अच्छी तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो बी के पास सेक्शन 39 जो है वो बी को ये राइट देता है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो ए परफॉर्म नहीं कर पाया है, जिसके अंदर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए थे, बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है। बी के पास ये राइट आ जाता है कि तुमने परफॉर्म नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरीके से, जैसा कि लिखा गया था हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, तुमने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो हम कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं। बी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, एंड कर सकता है, लेकिन लेकिन अब अगर जो ए है वो नहीं परफॉर्म करता है, लेकिन जो बी है उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करता है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म प्रॉपरली ए नहीं करता है, उसके बाद भी बी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू किया रहता है, तो अगर बी उसको कंटिन्यू किया रहता है तो बाद में बी अगर चाहे तो उसका परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता। अब जब ए का परफॉर्मेंस नहीं हुआ, ये जानते हुए भी बी उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करता है, बाद में वो ये नहीं कह सकता अब बी कि तुमने परफॉर्म नहीं किया था अब हम एंड करते हैं, नहीं, बाद में नहीं कह सकता। उसे जब वो परफॉर्म नहीं किया ए, उसी समय इस बात को कहना होगा कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट को एंड करते हैं। इसको अब हम समझेंगे इसके इलस्ट्रेशन से, तो ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे a singer enters into a contract with b the manager of the theater। यहाँ पे जो ये a है, ये इनको हम मान लेते हैं ये है भाई अरिजीत सिंह, ठीक है, बहुत बड़े वाले सिंगर। अब ये जो अरिजीत सिंह है ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं एक जो भी थिएटर के मैनेजर के साथ, जो कि बी है, enter into contract with B, the manager of a theater, to sing at his theater 2 nights in every week during the next 2 months। अब ये कॉन्ट्रैक्ट में किस बात पे एंटर करते हैं ये बी के साथ, थिएटर के मालिक के साथ अरिजीत सिंह, कि भाई हम आपके थिएटर में दो नाइट के लिए हर हफ्ते के सैटरडे संडे के नाइट को आएंगे, वो भी 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए हर हफ्ते के सैटरडे संडे को आएंगे और हम गाना गाएंगे आपके थिएटर में, एंड बी इंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे हर की बात किया गया, हम यहाँ पे अरिजीत सिंह एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, कोई भी हो, अरिजीत सिंह को ही हम लेके चलते हैं। तो मैनेजर कहता है कि तुम जब भी आओगे हमारे थिएटर में गाना गाने के लिए भाई, तो हम तुम्हें 100 रुपये दे दिया करेंगे हर नाइट के परफॉर्मेंस के लिए, 100 रुपये हर नाइट को। On the sixth night, A willfully absent herself from the theater। अब जो एक रात आता है, सेकेंड नाइट आता है, थर्ड नाइट भी आता है, फोर्थ नाइट आता है, फिफ्थ नाइट को भी ये अरिजीत सिंह आते हैं, लेकिन सिक्स नाइट को वो नहीं आते हैं, ये हो गया इनका एब्सेंट। अब जब सिक्स नाइट को ये नहीं आते हैं तो जो थिएटर का मालिक है उसके पास ये राइट है, उसके पास ये लिबर्टी है कि वो चाहे तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, ये जो भी परफॉर्म किया गया है 5 दिन का भी और ये 6वें दिन का भी, ये चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है तुरंत इसी समय। बस यही बात ये सेक्शन 39 कह रहा था कि अगर कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है, जैसे कि यहाँ पे अरिजीत सिंह एंटर किए कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से होली परफॉर्म नहीं किया,
तो जो सेकेंड पार्टी है उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को उसी समय एंड कर सकती है। लेकिन लेकिन अब इसका सेकेंड इलिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा बात को घुमा रहा है। हम इसमें सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सेम वही कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि आपको हर नाइट नहीं, लास्ट के 2 नाइट सैटरडे संडे को आना है। अब सैटरडे संडे को आना है और उन्होंने भाई मिस कर दिया। अब मिस कर दिया आना एक नाइट को। अब बी के पास जो थिएटर के मालिक है उसके पास ये राइट था कि वो कॉन्ट्रैक्ट को उसी समय एंड कर सकता था, जैसे कि इसमें इस वाले केस में इन्होंने कर दिया एंड। लेकिन इस केस में ये एंड नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं करते हैं। अगले दिन जो 6 नाइट को ये अरिजीत सिंह नहीं आते हैं यहाँ पर, 7th नाइट को ये अरिजीत सिंह आ जाते हैं यहाँ पर गाना गाने के लिए। थिएटर का मालिक है वो देखता है कि आ गए ये गाना गाने के लिए, ये गाना गाते भी हैं 7 नाइट को। अब अब अगर चाहे तो ये जो थिएटर का मालिक है बी, ये कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर दिया, आगे कंटिन्यू कर दिया। हाँ, लेकिन अगर बी चाहे तो ये जो 6 नाइट को ये नहीं आए थे, इसकी वजह से जो इसे लॉस हुआ है, जैसे कि इसने टिकट दे रखा है और बाद जो भी जनता आने वाली है उनसे सबसे टिकट लेकर रखा था। अब अरिजीत सिंह अब्सेंट, वो तो आए ही नहीं। तो उनका इस थिएटर के मालिक का जो 6वें नाइट को जो भी लॉस हुआ है वो इनसे क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें पैसा दे दीजिए, उसका डैमेजेस दे दीजिए, हम आपको नौकरी से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर रहे हैं। डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं ये थिएटर के मालिक अरिजीत सिंह से। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को अगर उस समय एंड नहीं किए और कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखे तो कॉन्ट्रैक्ट को एंड नहीं किया जाएगा, केवल डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है। बस यही बात इसमें कहा गया था सेक्शन 39 में। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो सेक्शन 37, 38 और 39 बहुत ही अच्छे तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 40। सेक्शन 40 सेज पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। किसके द्वारा ये किसके द्वारा प्रॉमिस जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। जो सेक्शन 40 है ना वो बिल्कुल सेक्शन 37 से मैच करता हुआ है। सेक्शन 40 भी वही बात कह रहा है जो सेक्शन 37 कह रहा था। ये कहता है if it appears from the nature of the case that it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself। जो भी प्रॉमिस है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, जो प्रॉमिसर है उसके द्वारा ही परफॉर्म किया जाएगा। सच प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द प्रॉमिसर। इन अदर केस द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव में एम्प्लॉय अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू परफॉर्म इट। ये कह रहा है अगर कोई भी ऐसा केस अराइज हो गया जिसमें प्रॉमिसर जो है वो अवेलेबल नहीं है उसको परफॉर्म करने के लिए, कोई भी ऐसा कंडीशन हो गया, वो डिस्क्वालीफाई हो गया किसी भी कंडीशन से वो कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो जब प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो प्रॉमिसर की जगह कौन परफॉर्म करेगा, उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो परफॉर्म कर सकता है उसको। जैसे कि इसका एक यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, ये कह रहा है ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी। ए जो है वो कहता है भाई ये जो प्रोमिसर है, ए जो है यहाँ पे हियर ए इज अ प्रोमिसर एंड बी इज अ प्रोमिसी। ए जो है वो कहता है कि हम तुम्हें 3000 रुपीज देंगे, 3K रुपीज देंगे बी को। A may perform this promise either personally by paying the money to the B or by causing it to be paid by another person। A जो है वो चाहे खुद B को ये 3000 रुपए दे सकता है, या A चाहे तो किसी और व्यक्ति को कह देगा कि भाई तुम मेरी जगह पर ले जा करके इस B को पैसा दे दो। एंड इफ A डाइज बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर द पेमेंट। अब A जो है अपॉइंट करने से, जैसे कि A चाहे तो खुद ये 3000 ले जा करके बी को दे दे, या ए अपॉइंट कर दे सी को कि भाई तुम जाओ और इसको पैसे दे दो। लेकिन ए सी को अपॉइंट करने से पहले अगर मर जाता है, अगर ए सी को अपॉइंट करने से पहले ही मर जाता है, हिज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस। अब जो भी ए का रिप्रेजेंटेटिव हो, वो कोई भी हो सकता है, अब जो भी ए का रिप्रेजेंटेटिव हो
वो परफॉर्म कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, वो ले जाकर के ये 3,000 रुपये बी को दे सकता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन आपको पता है, जो कि 37 में मेंशन था ऑलरेडी। ए promises टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी, ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली, क्योंकि ये ए का पर्सनल स्किल था। अगर वो पेंटिंग का जो स्किल है वो ए के पास ही रहेगा और ए के साथ ही चला जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई प्रॉमिस है तो वो केवल ए ही परफॉर्म कर सकता है, ना ही ए के द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन परफॉर्म कर सकता है उसको, ना ही उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है, और ना ही रिप्रेजेंटेटिव द्वारा अपॉइंट किया गया कोई पर्सन परफॉर्म कर सकता है। अब सेक्शन 40 से ही रिलेटेड सेक्शन 41 भी है, जो कि कहता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था सेक्शन 40 में। लेकिन when a promisee accepts performance of the promise from the third person, he can't afterward perform enforce it. He can't afterward enforce it against the promiser. मीन्स जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ए और बी है, ए जो है वो प्रॉमिसर है, बी जो है वो प्रॉमिसी है। ए ने बोला था कि मैं तुम्हें 3,000 रुपीज दूंगा। अब ए 3,000 रुपीज देने वाला था बी को, लेकिन ए की जगह कोई और व्यक्ति आकर के, जो थर्ड पर्सन है, इसका मान लेते हैं यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेटिव है सी, सी आकर के ये जो 3,000 रुपीज है वो बी को देता है। ए अवेलेबल नहीं था, या ए की डेथ हो जाती है, या कोई भी कंडीशन हो लग जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से ए नहीं दे पाता है बी को 3,000। ए के जगह पर उसका रिप्रेजेंटेटिव या ए ही ने ही अगर सी को अपॉइंट किया है यहाँ पर, और सी आकर के इसे 3,000 रुपीज दे देता है, तो अब जो बी है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता फिर से पैसे के लिए ए के अगेंस्ट, कि हमको तो भाई तुम्ही से चाहिए, हम तो इसका माना हुआ नहीं मानेंगे, इसका दिया हुआ नहीं मानेंगे, सी का दिया हुआ 3,000 रुपीज हमसे कोई मतलब नहीं है, वो चला गया, पानी हो गया हमारे लिए, हमें तो तुमसे ही चाहिए। ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ए ने ही अपॉइंट किया था सी को, या ए का ही रिप्रेजेंटेटिव था सी। तो अगर थर्ड पर्सन भी ए की जगह ला करके कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कर रहा है, तो बी के पास कोई राइट नहीं है कि वो चाहे कि ए से ही उसको परफॉर्मेंस कराना है। ऐसा कोई राइट नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब जो हो गया परफॉर्मेंस वो हो गया, क्योंकि ए का रिप्रेजेंटेटिव या उसका जो भी उसके द्वारा अपॉइंट किया गया पर्सन ने ही ला करके उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया है। तो सेक्शन 40 और 41 और सेक्शन 37 ये तीनों आपस में बहुत रिलेटेड सेक्शंस है, ये सेम लगभग एक ही जैसी बात करते हैं। अवर नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 42। ये कहता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज के बारे में। व्हेन टू और मोर पर्संस हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, जब दो या दो से जो अधिक व्यक्ति हैं, तभी यहाँ जॉइंट लाइबिलिटी की बात कह रहा है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आ गए, हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, देन पर्सन ड्यूरिंग द जॉइंट lives, and after the death of any of them, his representative jointly with the survivor or survivors and after the death of the last survivor, the representatives of all jointly must fulfill the promise. यहाँ कह रहा है ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात, अगर दो या दो से अधिक पर्सन्स हैं और वो कोई ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, दो या दो से अधिक पर्सन वो कोई मिल करके ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, और ऑल सच पर्सन ड्यूरिंग दिस दियर लाइफ ड्यूरिंग दियर ज्वाइंट लाइफ्स, अब जब वो जीवित हैं, जब वो जीवित हैं और कोई किसी भी तरह का ज्वाइंट प्रॉमिस करते हैं, तो वो परफॉर्मेंस तो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा अगर वो जीवित है तो। अगर वो जीवित नहीं है, वो मर जाते हैं, वो उनमें से कोई भी मर जाता है, तो कौन परफॉर्म करेगा? उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो परफॉर्म करेगा, अकेले नहीं, वो भी ज्वाइंटली ही परफॉर्म करेगा, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। या अगर रिप्रेजेंटेटिव किसी का भी हो, उनमें से किसी का भी हो, वही परफॉर्म करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे इजी वर्ड, इजी इसके लैंग्वेज जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट है ना, इसलिए समझ में नहीं आता, इसे एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ए है, बी है और ये सी है।
ये तीनों हैं और ये एक डी भी है। ए, बी, सी और डी, ये सब क्या है? ये ज्वाइंटली को एक प्रॉमिस करते हैं। ए, बी, सी, डी जॉइंट लाइबिलिटी में है और ये चारों जो है वो एक प्रॉमिस करते हैं। किसके साथ? एफ के साथ। एफ के साथ ये चारों मिल करके एक प्रॉमिस करते हैं कि चारों आपको हम चारों आपको 5,000 रुपीज देंगे अगर आपने अपना जो भी बिजनेस है वो हमें 1 महीने के लिए दे दिया। अगर आपने अपना जो बिजनेस है वो हमें 1 महीने के लिए दे दिया तो हम चारों मिल करके आपको 5,000 रुपीज देंगे। इन्होंने प्रॉमिस किया मिल करके एफ के साथ। अब अब ये जो है वो पांच चारों जो है वो जॉइंटली लायबल होंगे इस एफ को 1,000 रुपए 5,000 रुपीज देने के लिए। हम इसको 4,000 कर देते हैं, इजी हो जाएगा ब्रेक करने में। तो ये चारों हैं वो जॉइंटली लायबल हो जाएंगे। सब सब जो है वो 1,000 1,000 1,000 और ये 1,000 देने के लिए एफ को जॉइंटली लायबल हो गए। ये कह रहा है 42। लेकिन अगर ये जीवित है तो अब इनमें से अगर कोई एक व्यक्ति जो है वो मर जाता है, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं हम ए जो है ये मर गया, राइट। अब जब ए मर गया तो ए का कौन परफॉर्म करेगा यहाँ पे काम? यहाँ पे ए का जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म किया जाएगा इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं एक्स। तो ये जो एक्स है वो 1,000 रुपये देगा ए के जगह पर। जॉइंटली परफॉर्म करेगा किनके साथ? इनके साथ। अगर बी मर जाता है, बी भी मर जाता है, अब बी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वाई, तो एक्स वाई सी और डी मिल करके परफॉर्म करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को, वो पैसे देंगे। सी भी मर जाता है तो सी का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मान लेते हैं जेड। तो ये जो जेड है ये परफॉर्म करेगा एक्स वाई जेड डी मिल करके। तो इस तरीके से परफॉर्मेंस होगा। अगर डी भी मर जाएगा तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो मिलके परफॉर्म करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 1,000 ही केवल देना का ये हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि ए ने बोला था कि नहीं नहीं भाई हम 1,000 नहीं दे पाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तभी, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ये चारों पांचों मिल करके, तभी ए ने बोला था कि नहीं हम 1,000 नहीं दे पाएंगे, हम 500 ही दे सकते हैं। तो अगर ये 500 ही दे सकता था, केवल इसने ये कॉन्ट्रैक्ट में कर रखा था कि हम 5,000 ही दे पाएंगे, 500 ही दे पाएंगे, और जो बी ने है बी वो कह रखा था कि हम 1,500 दिया देंगे, 1,500 देंगे। तो अब जो इसका ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो जो एक्स है वो भी 500 ही देगा, वो भी 500 देगा जैसा कि ए ने कह रखा था। तो बस सेक्शन 42 यही कह रहा है, बहुत इजी बात कह रहा है। बस यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है समझने के लिए। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 42 क्या कह रहा है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 43। सेक्शन 43 says any one of joint promiser may be compelled to perform। ये जो सेक्शन 43 है वो 3 तरह की स्टेज की बात कह रहा है, 3 स्टेजेस की बात कह रहा है। एनी वन ज्वाइंट प्रोमिसर में बी कंपेल टू परफॉर्म, किसी एक व्यक्ति को भी कंपेल किया जा सकता है ज्वाइंट प्रोमिसर में से कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन, सभी प्रोमिसर को कंपेल किया जा सकता है कंट्रीब्यूशन के लिए। और तीसरा कह रहा है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन, अगर उसमें से किसी भी तरह से एक के डिफॉल्ट की वजह से कोई लॉस होता है तो बाकी जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, उसे फुलफिल करेंगे, उस डिफॉल्ट को फुलफिल करेंगे। ये 3 स्टेजेस की बात कह रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सेक्शन 43 बताया गया है। ये कह रहा है when two or more person makes a joint promise, the promisee may in the absence of express agreement to the contrary compel any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise। अब जैसे इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है थे भाई दोस्त, ये चारों दोस्त थे, ये जाते एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। अब ये जब रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, होटल में खाना खाने गए, इसमें से ये सब ने भरपेट अच्छे से खाना खा लिया चारों ने मिल करके। अब जब पैसे देने की बारी आई, जब पैसे देने की बारी आई
तो पहले ये जो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये चारों गए थे खाना खाने के लिए। अब जब पैसे देने की बारी आई तो धीरे से ए उठता है, गायब हो जाता है, बी भी गायब हो जाता है और सी भी धीरे से निकल लेता है। अब ए बी सी तीनों निकल लेते हैं वहां से, बचती है केवल ये डी। अब ये केवल जब ये डी बची है यहाँ पर, तो अब जो रेस्टोरेंट का मालिक है या मैनेजर है, वो सारे पैसे जो भी खाना खाया गया था यहाँ पे, वो किससे वसूल करेगा? इस डी से वसूल करेगा। ए बी सी और डी जो चारों ने खाना खाया था मिल करके, उसका पैसा कौन किससे वसूला जाएगा? इस डी से वसूला जाएगा। यही बात कह रहा है पैरा ये पहला वाला पैरा यही बात कह रहा है। अगर ये चारों मिलते हैं, बैठते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो यहाँ पे ये चारों क्या माने जा रहे हैं? यहाँ पे जॉइंट प्रोमिसर माने जा रहे हैं। यहाँ पे हम इनको एज ए एग्जाम्पल में इनको जॉइंट प्रोमिसर के तौर पे देख रहे हैं। तो ये जो चारों जॉइंट प्रोमिसर है, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का वादा करते हैं और ये तीनों में से कोई तीनों जो है वो वहां पे नहीं रहते हैं या कुछ भी हो जाता है तीनों को, तो ये जो डी है ना, ये पूरा ये पूरा पैसा भरेगा इन सबका। तो ये क्या है? पहला पैरा, वन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर में कंपेल टू परफॉर्म, इनमें से कोई भी एक को परफॉर्म करने के लिए कंपेल किया जा सकता है, यानी यहाँ पे डी। नेक्स्ट कह रहा है ईच प्रोमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन। अब जो है ईच प्रोमिसर जो है वो कंपेल कर सकता है कंट्रीब्यूशन के लिए। जैसे अब ये जो डी है, ये गई और ये सारा पैसा पे की। ए बी सी तो भाग गए थे वहां से, इस डी ने पूरा पैसा पे किया। अब डी को आया है गुस्सा, ये जाती है घर पे और कहती है कि भाई तुम सुनो, ए बी सी, तुम ऐसे नहीं चलेगा, आखिर कब तक हम तुम्हारा पैसे भरते रहेंगे, तुम लोग भागते रहोगे। अब तुम जो ए बी सी है, इन तीनों से ये कहती है कि तुम लोग भी लायबल हो मुझे पैसा देने के लिए, अपना अपना हिस्सा। तो डी कंपेल कर सकती है ए बी और सी को कि तुम लोग अपना पैसा दो मुझे। तो ईच प्रोमिसर में कंपेल फॉर कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे डी भी कंपेल कर सकती है। अगर यहाँ पे सी और डी दोनों बैठे थे, ये दोनों पैसे भरे, तो सी और डी मिल करके ए और बी को कंपेल कर सकते हैं कि तुम दोनों पैसे दो इक्वली, तुम दोनों पैसे दो इक्वली। तो यहाँ पे कोई भी कंपेल कर सकता है, जो भी पैसा पे किया रहेगा, ईच प्रोमिसर, इनमें से कोई भी प्रोमिसर कंपेल कर सकता है बाकी अदर प्रोमिसर्स को, तो तुम पैसे भरो इक्वली, बराबर। नेक्स्ट कह रहा है थर्ड, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्टेड कंट्रीब्यूशन। अब कोई लॉस होता है, किस वजह से? डिफॉल्ट की वजह से, तो उस लॉस का भी शेयरिंग होगा। अब जैसे यहाँ पे ए बी सी और डी रेस्टोरेंट में बैठे हैं खाना खाने के लिए, सेम कंडीशन यहाँ पे हम देखते हैं। तो ये जो मान लेते हैं यहाँ पे सी है, अभी सी है, ये बहुत बड़ा वाला फ्रॉड है भाई, ये बहुत बड़ा वाला फ्रॉड है। ये जो सी है, ये क्या करता है, ये यहाँ से खाना खाते ही तुरंत निकल के भाग जाता है, ये केवल भागता है। यहाँ फंस जाते हैं ए बी और डी। ये जो सी है ये तुरंत भाग जाता है, यहाँ बच जाते हैं ए बी और डी। तो ये जो सी का जो पैसा है, इसने डिफॉल्ट किया, जो सी का पैसा है ये कौन भरेगा? बी, ए और डी। सी का पैसा शेयर करेंगे, जैसे कि अगर इसका जो हिस्सा था 1000 रुपीज था, इसका जो हिस्सा था वो 1000 रुपीज था, इसे पे करना था। तो ये तीन जो ये 1000 रुपीज है, ये तीनों में शेयर होगा, ए बी और सी में। लगभग 350 लगभग 350 ये ए बी और डी भरेंगे इस ए 1000 रुपीज का, सी का हिस्सा। तो यही कह रहा था सेक्शन 43 का सब क्लॉज थर्ड वाला पैरा, यही कह रहा था कि अगर कोई भी डिफॉल्ट करता है इनमें से, तो उस डिफॉल्ट का जो पैसा होगा वो अदर जो पार्टीज होंगी, इसके ज्वाइंट पार्टीज होंगी, वो भरेंगी डिफॉल्ट का पैसा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 43 क्या कह रहा था। जो सेक्शन 44 है वो बिल्कुल सेम है, सेक्शन 43 की तरह ही बात कह रहा है। ये कह रहा है अगर इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर मीन्स कि यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, ये दोस्तों वाला ही एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे कि यहाँ पे जो दोस्त हैं ए बी सी और डी, ये आपस में अगर
ये चारों जो हैं, ये खाना खाने के लिए यहाँ बैठते हैं रेस्टोरेंट में, और जो रेस्टोरेंट का मालिक है वो रिलीज़ कर देता है सी को। सी को कहता है ठीक है, हम इसको नहीं, इसका पैसा नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए, बी और डी जो हैं वो भी रिलीज़ हो जाएँगे। सी का पैसा नहीं लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए, बी और डी जो है वो रिलीज़ हो जाएँगे यहाँ पे। तो बस यही बात यहाँ पे कह रहा है, वेयर टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, ए रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर बाय प्रॉमिसी डजंट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर और जॉइंट प्रॉमिसर्स। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अदर जो भी बाकी जॉइंट प्रॉमिसर है वो भी रिलीज हो जाए वहां से, वो रिलीज नहीं होंगे। अगर किसी एक को प्रॉमिस रिलीज करता है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे जो हैं वो रिलीज हो जाए, वो डिस्चार्ज हो जाए। नाइदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रॉमिसर टू रिलीज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रॉमिसर। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर इस सी को रिलीज कर दिया गया है, ए, बी और सी को रिलीज कर दिया गया था और डी था, तो ये एफ ने रिलीज कर दिया सी को, तो इसका मतलब ये नहीं होगा अगर एफ ने रिलीज कर दिया है तो ये जो सी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ए, बी और डी के प्रति खत्म हो जाए। सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी ए, बी और डी के प्रति रहेगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर एफ ने खत्म की है तो केवल एफ के प्रति ही खत्म होगा, ना कि ए, बी और डी के प्रति खत्म हो जाएगा। यही बात कर रहा है सेक्शन 44। नेक्स्ट इज सेक्शन 45। ये जो सेक्शन 45 है ना, वो बिल्कुल मैच करता है सेक्शन 42 से। ये सेक्शन 45 सेक्शन 42 से मैच करता है। बस वहाँ पे डिफरेंस ये था, सेक्शन 42 पे हम लोगों ने देखा था जॉइंट लाइबिलिटी की बात कह रहा है, और सेक्शन 45 जॉइंट राइट्स की बात कह रहा है। सेक्शन 42 में हम लोगों ने देखा था जॉइंट लाइबिलिटी कैसी, कि अगर ए, बी और सी हैं, अगर इसमें से किसी एक जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, बी की मान लेते हैं डेथ हो जाती है, तो इसके जगह पे इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं एक्स, जो एक्स है वो पैसा देगा। वो पैसा देगा, सी बी का जो भी पैसा बकाया होगा, जो भी बचे हुए पैसे होंगे, जो भी लाइबिलिटी होगी बी की, वो फुलफिल करेगा एक्स। बस इसी का उल्टा करेंगे, यहाँ पे राइट्स मिल जाएगा इनको। ए, बी और सी है, अगर इसमें से किसी की भी डेथ हो जाती है, ए, बी और सी है, अगर किसी की भी डेथ हो जाती है, तो इनके जगह पे जो भी इनका जो राइट्स इनके पास था वो लिया जाएगा, वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली किसके पास, जो भी सर्वाइवर्स हैं उनके पास, मीन्स इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। एक्स, अगर बी का जो रिप्रेजेंटेटिव है एक्स, उसके पास चला जाएगा। ए का मान लेते हैं कोई रिप्रेजेंटेटिव है वाई, तो उसके पास चला जाएगा। सी का रिप्रेजेंटेटिव है जेड, तो उसके पास राइट चला जाएगा कि वो अपना जो भी राइट है उसे परफॉर्म करेगा, उसे ले लेगा। जैसे कि ए, बी और सी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं डी के साथ। ए, बी, सी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं डी के साथ। ये ए जो है वो पैसा देता है डी को, बी पैसा देता है डी को और सी पैसा देता है डी को। जो पैसे देते हैं ये सब मान लेते हैं ये 1,000 रुपए देते हैं डी को, टोटल 3000। अब 1,000 रुपए ये तीनों ने मिल करके डी को दिया, तो यहाँ पे ए के पास क्या राइट आ गया, ए के पास राइट आ गया कि वो 1,000 रुपए वसूल सकता है इससे। तो अगर ए नहीं है तो उसके जो सर्वाइवर है वाई, जो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव है वाई, वो 1,000 रुपए लेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके पास राइट आ गया। हम लोगों ने 42 में देखा था लाइबिलिटी के बारे में, वाई के पास लाइबल था, हो गया था वाई कि वो अब जो भी उधार लिया था ए ने उसे वापस देना। तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस है राइट्स का और लाइबिलिटी का, बाकी चीज जो है वो सेम कही गई है सेक्शन 42 और सेक्शन 45 में। तो दोस्तों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा? जो भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपके मन में, तो आप हमसे पर्सनली मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको बिल्कुल रिप्लाई देंगे। सेक्शन 45, 44, 43, 42, 41 और 40 को हम लोगों ने 37 से लेकर के पूरा कंप्लीट कर लिया है टॉपिक को। 37 से लेकर के 45 तक के सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया। के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी परफॉर्मेंस से ही रिलेटेड है।
लेकिन उसमें टाइम एंड प्लेस भी इंटर कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन या पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं हमसे। और अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं ओनली ₹21 में। और इस स्कैन करने के बाद जो भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट होगा आप इस नंबर पे उसे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए भी आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।